उज़ैर बलोच जो एक सीधा साधा इंसान था, जुराइम की दुनिया में कैसे आया। उज़ैर बलोच गैंगवार की दुनिया में आना नहीं चाहता था, मगर अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो अब्दुल रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो गया। अब्दुल रहमान डकैत के एक ट्रांसपोर्टर दोस्त फैज मोहम्मद उर्फ फैजू की अरशद पप्पू के हाथों हलाकत के बाद मुखालिफत दुश्मनी में बदल गई। आइए आज की वीडियो में उज़ैर बलोच की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। हक पाकिस्तान ट्रेंड में खुशामदीद। दोस्तों, लियारी में जुर्म और सजा की दुनिया का आलमी शोहरत याफ्ता किरदार उज़ैर बलोच, जिसे फौजी अदालत ने जासूसी के जुर्म में 12 साल कैद की सजा भी सुनाई है। उज़ैर अपनी जिंदगी के आगाज पर जुर्म और सजा की इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा। वो लियारी जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की मुलाजिमत करता था और उज़ैर का बाप तो उसे कराची पोर्ट ट्रस्ट कैपिटी में फुटबॉलर की हैसियत से मुलाजिमत दिलवाना चाहता था। उज़ैर बहुत समझदार था। उज़ैर सबसे दोस्ती रखता था। किसी को पुलिस तंग कर रही हो या किसी को बदमाश और जुराइम पेशा अनासिर, उज़ैर सबकी मदद करता था और सबके काम आता था। वो सबसे बना कर रखता था। अरशद पप्पू ने फैजू को अगवा करके कत्ल कर दिया और ये फैजू उज़ैर बलोच का बाप था। उसी उज़ैर बलोच का जो शायद लियारी की तारीख का सबसे मशहूर नाम बना। अरशद पप्पू के हाथों उज़ैर के बाप के कत्ल के बाद अब्दुल रहमान डकैत ने उज़ैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजी लालू ने खुद अब्दुल रहमान की सरपरस्ती की थी। जुराइम की दुनिया पर राज करने और लियारी को खून में रंगने के बाद अरशद पप्पू की जानिब से गफ्फार जिक्री नामी एक गैंगस्टर, जिसका बाप इंटरनेशनल फुटबॉलर था, उसको इलाके की मुकम्मल कमांड सौंप दी गई। जबकि अब्दुल रहमान डकैत और उज़ैर जान बलोच की जानिब से नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को इलाके का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया, जिसके कुछ अरसे बाद बाबा लाडला और गफ्फार जिक्री में लियारी के इलाकों पर कब्जे की जंग का आगाज हो गया। लियारी की जुराइम की दुनिया में उज़ैर का दाखिला नागुज़ेर लगता है। 45 साला नौजवान सिंगो लेन में पैदा हुआ था, जो बलोच अक्सरियती इलाके लियारी के बेशुमार तंग गलियों में से एक है। कहानी यह है कि उज़ैर अब्दुल रहमान डकैत और उसके ग्रुप में शामिल होने के खिलाफ था। 2001 में 24 साल की उम्र में उज़ैर ने अवामी जिंदगी में अपना पहला कदम रखते हुए इलाका नाजिम के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन शिकस्त हुई। तब ऐसा लगता था कि उज़ैर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहता है, लेकिन 2003 में अब्दुल रहमान डकैत के हरीफ गैंग के हाथों उज़ैर के वालिद के कत्ल ने जुराइम की दुनिया का दरवाजा खोल दिया। सियासत से गहरी वाबस्तगी रखने वाले अब्दुल रहमान डकैत के करीबी साथी खालिद शहनशाह को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। खालिद शहनशाह के कत्ल के चंद रोज बाद ही अब्दुल रहमान डकैत भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब्दुल रहमान बलोच की हलाकत के बाद उसके गैंग ने उज़ैर बलोच को सरदार बनाने का फैसला किया। इस फैसले की वजह यह थी कि उज़ैर रहमान की बरादरी और कबीले से ताल्लुक रखता था और उस वक्त तक अब्दुल रहमान डकैत और उज़ैर जुर्म, सजा और सियासत दोनों के लिए मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स या इलाकाई सरदार मुकर्रर कर चुके थे और ये गिरोह खूब फल फूल चुका था। उज़ैर बलोच अब्दुल रहमान डकैत की मौत का जिम्मेदार अरशद पप्पू और पुलिस को समझता था, जिसकी बुनियाद पर सरदार बनने के फौरन बाद अरशद पप्पू को मारने के लिए कई टीमें तश्कील दे दी। कई साल गुजर जाने के बाद यानी साल 2013 में अरशद पप्पू और उसके साथियों को उज़ैर जान बलोच के कारिंदों की जानिब से कत्ल कर दिया गया। अरशद पप्पू के कत्ल के बाद इसकी गैंग के अहम कारिंदे, जिनमें गफ्फार जिक्री और दीगर शामिल हैं, रूपोश हो गए और पूरा लियारी उज़ैर जान बलोच और बाबा लाडला के कब्जे में आ गया। उज़ैर ने गिरोह की सरबराही संभाली तो मारा मारी का काम बाबा लाडला की सरबराही में दीगर कारिंदों और सरदारों के सुपर्द हुआ। कुछ इलाके और इख्तियारात उस्ताद ताजू के सुपर्द हुए और अब्दुल रहमान बलोच के गिरोह के तमाम सरदारों ने एक तरह से उज़ैर की बैत कर ली। उज़ैर को अंदाजा हो गया कि ताकत उसके हाथ में होती है जिसके हाथ में बंदूक हो। उज़ैर को पता था कि सिर्फ सियासत से ताकत इसके हाथ में नहीं रहेगी। बेनज़ीर के बाद बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से बड़ा तो कोई सियासतदान नहीं था लियारी में। जब बंदूक के सामने उनकी कोई नहीं सुनता था तो सिर्फ सियासत करते हुए तो उज़ैर की भी कोई नहीं सुनेगा। यही वजह रही कि उज़ैर ने गिरोह के तमाम जंगजू सरदारों को एक एक करके बदलना शुरू किया। जब पीपल्स पार्टी से रहमान और उज़ैर की दूरियां बढ़ी थी तो उज़ैर के हिमायती और अब्दुल रहमान के करीबी साथियों ने पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद भी रख दी थी।
پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور لیاری کی ممتاز شخصیت حبیب جان بلوچ پیپلز امن کمیٹی کی پہچان بھی بنے اور عزیر بلوچ کا سیاسی چہرہ بھی سمجھے جاتے رہے۔ لیاری میں طاقت جمع کرتے ہوئے عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مقامی سرداروں کی تعیناتی شروع کی۔ بابا لاڈلا کو محسوس ہوا کہ عزیر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے اور اس نے اپنے ہی سردار یعنی عزیر بلوچ اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ چنا۔ اہلیان لیاری بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے مقامی کمانڈر بھی بابا لاڈلا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ظالم بھی بہت تھا۔ اگست 2013 میں لیاری کے فٹ بال گراؤنڈ میں حملے کا واقعہ پیش آیا جس میں بابا لاڈلا معجزاتی طور پر بچ گیا۔ بابا لاڈلا اس حملے کا ذمہ دار عزیر بلوچ کو سمجھتا تھا جس کی وجہ سے دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ اختلافات مزید شدت اس وقت اختیار کر گئے جب عبد الرحمان ڈکیت اور عزیر جان بلوچ کے قریبی ساتھی پیپلز امن کمیٹی کے رہنما ظفر بلوچ کے قتل کا الزام بابا لاڈلا کے سر آ گیا۔ اس سے قبل 2009 میں عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت پولیس اہلکار چودھری اسلم کے ساتھ ایک مبینہ مقابلے میں مارا گیا جس کے بعد 2013 میں ارشد پپو کا قتل ہوا جس کا الزام عزیر بلوچ پر عائد کیا گیا اور وہ ان دنوں زیر حراست ہے، جبکہ 2017 میں بابا لاڈلا رینجرز کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ عزیر بلوچ جنوری 2016 سے پاکستان میں حکام کی حراست میں ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرم کی دنیا میں دہشت کی علامت بابا لاڈلا کون تھا؟ لیاری گینگ وار کا کمانڈر بدنام زمانہ دہشت گرد نور محمد عرف بابا لاڈلا جرم کی دنیا میں کیسے آیا؟ وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ آخر بابا لاڈلا معمولی موبائل فون چھیننے والے عام کارندے سے مشہور زمانہ گینگسٹر کیسے بنا؟ بابا لاڈلا نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ بابا لاڈلا کو کب اور کیسے مارا گیا؟ اس کی کہانی بھی انتہائی سنسنی خیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سیریز کے پارٹ 4 میں۔ جاتے جاتے حق پاکستان ٹرینڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو لازمی انیبل کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن کہیں آپ سے مس نہ ہو جائے۔